हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि एक सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं बेसिकली। तो जैसे कि आपको पता है कि सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो कह रहा है कि अब हमारे सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट जो होगा वो तो सॉलिड होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा बेसिकली बेटा। इन दोनों को मिक्स करने से हमारा सॉल्यूशन बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे वो कह रहा है कि अगर आप कोई सॉल्यूट ले लो, सॉलिड सॉल्यूट ले लो, उसको लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते जाइए, क्लियर है, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? डिसोल्यूशन। कि जब हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट है उसको अगर हम डिसॉल्व करें एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या है, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। हमने क्या ले लिया, हमारा एक यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट रखा हुआ है बेटा, क्लियर है, और सॉल्वेंट कैसा है, वो लिक्विड है हमारा, क्लियर है। इसके अंदर मैं यहाँ से अब सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ, क्लियर है, जो क्या है, सॉलिड इन नेचर। तो मैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब इसके अंदर ऐड करूंगा तो वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डिसोल्यूशन। आप लोग ऐड करते जाइए, डिसॉल्व होता जाएगा, थोड़ा और ऐड करिए, डिसॉल्व होता जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा हो जाएगा जब इसके अंदर ये सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, यानी कि फर्दर डिसोल्यूशन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं करूं कि आप लोग क्या करिए बेटा, एक गिलास वाटर ले लीजिए, वाटर के अंदर एक स्पून चम्मच डालिए, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। फिर अनदर स्पून ऑफ चम्मच डालिए शुगर की, तो वो शुगर भी उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। एक गिलास आपने पानी लिया था, उसके अंदर पहले एक चम्मच चीनी डाल दी, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। सेकंड स्पून ऑफ शुगर ले ली, वो भी उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। क्या पता थर्ड स्पून भी उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए, लेकिन फोर्थ स्पून उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, क्लियर है। फोर्थ नहीं होगी, फिफ्थ नहीं होगी, सिक्स्थ नहीं होगी, यानी कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब उस गिलास के अंदर और फर्दर अमाउंट के अंदर शुगर डिसॉल्व होना स्टॉप हो जाएगी, क्लियर है। ऐसी स्टेज जहां पर अब और सॉलिड जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है हमारे सॉल्वेंट के अंदर, उस स्टेज को बोलते हैं सैचुरेटेड स्टेज। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड स्टेज। और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अब नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकेगा है, यानी कि और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता जिसके अंदर, ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेसिकली बेटा। क्या बोलेंगे हम लोग? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, उस स्टेज को बोलेंगे सैचुरेटेड स्टेज, और उस टाइम पर उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर जब तक वो इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा था, क्लियर है, अगर डिसॉल्व हो रहा हो तब बोल देंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर सॉलिड अभी भी डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर हमारे, तो उसको बोल देंगे हम लोग, क्या बोल देंगे बेटा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जिसके अंदर और भी सॉल्यूट घुल सकता है, जिसके अंदर और सॉल्यूट नहीं घुल सकता। एक सर्टेन अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व होने के बाद और फर्दर अमाउंट के अंदर अगर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेसिकली बेटा। तो ऐसा हो क्यों जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी स्टेज इक्विलिब्रियम में आ गई, क्लियर है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे बेसिकली बेटा, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग बेसिकली बेटा क्या कर रहे थे, हम लोगों ने सॉल्यूट ले रखा था, उसको हम लोग ऐड कर रहे थे सॉल्वेंट के अंदर, क्लियर है। जब ये और हमारा क्या बन रहा था, सॉल्यूशन बन रहा था, क्लियर है। जब ये स्टेज क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी, उस स्टेज को बोलेंगे हम बेसिकली सैचुरेटेड स्टेज, क्लियर है। क्योंकि अब जितना सॉल्यूट आप सॉल्वेंट के अंदर ऐड करोगे ना, वो जितना सॉल्यूशन के अंदर जाएगा उतना ही फर्दर यहाँ पर वापस आता रहता है, यानी कि जो आप पहले जो डिसोल्यूशन हो रहा था उतना ही अब क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि अब जब सॉल्यूशन जो है वो फर्दर जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अलग अलग डिवाइड होएगा यहाँ से इस प्रोसेस में, यानी कि अगर आप और फर्दर अमाउंट में सॉल्यूट ऐड करोगे इसके अंदर, तो वो सॉल्यूशन के अंदर जाएगा जरूर, लेकिन उतना ही सॉल्यूट फिर वापस भी आ जाएगा,
क्लियर है, यानी कि जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट है वो वापस क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगा, पार्टिकल पास पास होकर के वापस सॉलिड बन जाएंगे। तो इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टल बन जाना। क्या बन जाना बेटा? क्रिस्टल बन जाना। क्रिस्टल को बेसिकली क्या बोलेंगे हम लोग? जो क्रिस्टल है वो बेसिकली आपका हो जाता है कि जो सॉलिड पार्टिकल से बनना स्टार्ट हो जाना, ठीक है, उसे क्रिस्टल कहते हैं बेसिकली। तो क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है डिसोल्यूशन के। किसके बेटा? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब उसके अंदर डिसॉल्व होना सब्सटेंस का, क्रिस्टल का मतलब डिसॉल्व हुए सब्सटेंस का वापस आ जाना, यानी कि वापस उसके प्रेसिपिटेट बन जाना बेसिकली। तो सैचुरेटेड स्टेज तब आई थी क्योंकि बेटा क्रिस्टल भी बन रहे थे, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट था वो दोबारा फिर सोल्यूट और सॉल्वेंट में टूट रहा था, और जो सोल्यूट आप ऐड कर रहे थे वो सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाता था। जितना इसके अंदर घुलता था उतना ही यहाँ से क्रिस्टलाइन बन के अलग हो जाता था। क्लियर है? तो इस स्टेज को बोलते हैं सैचुरेटेड स्टेज बेसिकली। तो अब इस बात को कि कितना बेसिकली सॉल्वेंट के अंदर, क्लियर, हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर सोल्यूट ले रखा है हम लोगों ने और उसको हम सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं। क्लियर है? तो हम बेसिकली बताएंगे कि कितना सोल्यूट ऐड हो सकता है एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले ही। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं वही बात कह रहा था, आपने एक बीकर लिया तो उसमें चीनी डिजोल्व कर रहे थे, शुगर को डिजोल्व कर रहे, होती गई होती गई होती गई, एक स्टेज ऐसी आ गई तब वो डिजोल्व होना बंद हो गई आपकी चीनी। तो अगर आप उस सॉल्यूशन को हीट कर लो थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट तक हीट कर लीजिए उसको, और उसके बाद उसको वहाँ पे उतारिए और फिर और चीनी डिजोल्व करिए, तो और शुगर उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी बेटा। क्यों? क्योंकि आपने उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया। क्लियर है? क्या कर दिया आपने? टेम्परेचर चेंज कर दिया। इसलिए हाई टेम्परेचर के ऊपर तो और भी डिजोल्व हो जाएगी। एक फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पर। ओके, तो हम लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर कितना मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व हो सकता है उसे बोलेंगे सोल्यूबिलिटी। क्या बोलेंगे? सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बोल देंगे। तो वही बात मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, कि एक लिक्विड के अंदर क्या सोल्यूबिलिटी होगी सॉलिड की। तो मैं कहूँगा इट मे बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, जो कि एक सोल्यूट का काम करेगा, इन ग्राम। उस सॉलिड को बेटा ग्राम के अंदर लेना है आप लोगों को। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम्स विच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड एज ए सॉल्वेंट। क्लियर है? यानी कि एक 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट या सॉलिड कह लीजिए डिसॉल्व हो सकता है टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने तक या उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने तक एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन ए लिक्विड। यानी कि एक 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट इन ग्राम सॉलिड एज ए सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए, सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए। अब जितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व करेंगे हम लोग सैचुरेटेड बनाने के लिए सॉल्यूशन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो अमाउंट उसका कहलाएगा सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड बेसिकली बेटा। क्लियर है मेरी बात? होप सो आप सभी को समझ में आया होगा यहाँ तक। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्यूट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। फैक्टर्स अफेक्टिंग, कि कौन कौन से फैक्टर है जो सॉलिड की सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट पहुंचाएंगे लिक्विड के अंदर। क्लियर है? या फिर ये कह लीजिए क्या क्या बातें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करेगा सॉलिड इन लिक्विड के अंदर उसकी सोल्यूबिलिटी। तो हम बेसिकली यहाँ पे दो फैक्टर हैं हमारे, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड द टेम्परेचर ऑफ इन ए एंड टेम्परेचर बेसिकली। तो हम लोग इसके अंदर फैक्टर अफेक्टिंग में नंबर 1 आता है, फर्स्ट आएगा कि नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर है?
कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। जैसे केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइक्स डिसॉल्व लाइक्स, कि वो कह रहा है कि जो जैसा होता है वो वैसे के अंदर ही घुलता है, यानी कि पोलर सब्सटेंस पोलर के अंदर डिसॉल्व होएगा, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होएगा। कभी भी एक पोलर सब्सटेंस को आप नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो यानी कि अगर आपका जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है, अगर दोनों के दोनों पोलर नेचर के है, क्या है, पोलर नेचर के है, तब भी वो अच्छी खासी मात्रा के अंदर उसके अंदर डिसॉल्व होंगे, तो एक ग्रेट अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी आएगी। अगर दूसरी तरफ आपका क्या है, नॉन पोलर सोल्यूट है और नॉन पोलर ही क्या है, सॉल्वेंट है, तब भी क्या है, एक ग्रेट अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी आपको शो हो जाएगी। क्लियर है? तो यानी कि नेचर सेम होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब है कि सोल्यूट और जो सॉल्वेंट है, मेरे जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है उनकी नेचर सेम होनी चाहिए, एक जैसी। लिख रहेगा लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होगा वो वैसे को अपने अंदर घोल लेगा। तो यानी कि पोलर सॉल्वेंट पोलर सोल्यूट को ही अपने अंदर डिसॉल्व करेगा अच्छे से, और दूसरी तरफ नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट को अपने अंदर अच्छे से डिसॉल्व करेगा। क्लियर है? लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपका सोल्यूट जो है वो पोलर है और ये क्या है, आपका नॉन पोलर है, तो ऐसे अमाउंट में ये प्रॉपर्टी जो है वो आपकी वेरी नहीं करेगी, इसके अंदर ग्रेट सोल्युबिलिटी नहीं आ पाई। उल्टा कर लीजिए चाहिए, इसको नॉन पोलर इसको पोलर करो, तब भी आपकी सोल्युबिलिटी अच्छे से नहीं आ पाएगी। तो अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। बेसिकली जैसे पोलर और पोलर होने का मतलब एक जैसी प्रॉपर्टियां, जैसे कि सब्सटेंस हो गया, जैसे आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। क्लियर है? अब आयनिक कंपाउंड पे आप लोग NaCl का एग्जांपल ले लीजिए। किसका एग्जांपल ले लें बेटा? NaCl का, जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है, जो नमक होता है बेसिकली। क्लियर है? अगर हम उसका एग्जांपल लेके यहाँ पर चलते हैं कॉमन सॉल्ट का, NaCl का, और वो वाटर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व होता है, हमें पता है इस बात का बेसिकली। क्लियर है? तो वाटर क्या है, एक पोलर सब्सटेंस है बेटा, क्या है, पोलर सब्सटेंस। और यहाँ पर जो मेरा NaCl है वो भी क्या है, एक पोलर सब्सटेंस है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। पार्सले कह लीजिए आयनिक कंपाउंड है बेसिकली, क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको वहाँ पर मिलेंगे। और वाटर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट्स वाई दोनों स्पीशीज आपस में डिसॉल्व हो जाती है। क्लियर है? तो सब्सटेंसेस क्या होने चाहिए, सेम नेचर के होने चाहिए बेसिकली बेटा। क्लियर है? नॉन पोलर में नॉन पोलर होएगा, बेंजीन ईथर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी आपकी। क्लियर है? जैसे बेंजीन क्या है, एक नॉन पोलर सब्सटेंस होता है बेसिकली, आप क्या कह लीजिए कि वो एक कोवालेंट सब्सटेंस है। क्या है वो, एक कोवालेंट सब्सटेंस। तो नेप्थलीन हो गया या एंथ्रासीन हो गया, वो उसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो सकते हैं बेंजीन के अंदर, क्योंकि नेप्थलीन है या फिर जो एंथ्रासीन है वो भी कोवालेंट कंपाउंड है, और बेंजीन भी क्या है, एक कोवालेंट कंपाउंड है। इनके कोवालेंट कंपाउंड कोवालेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, आयनिक कंपाउंड आयनिक के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है। तो इस आयनिक कोवालेंट से बचने के लिए मैंने सिंपल सा भी बता दिया कि पोलर पोलर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर होगा अच्छे से डिसॉल्व, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्लियर है? तो एक्चुअली में ये डिसॉल्व होते क्यों हैं, उस बात को हम थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं। तो मैं NaCl का एग्जाम्पल ले लेता हूँ जर्नली मेरा। क्लियर है? तो जो मेरा NaCl होगा उसको मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूँ, किसी वाटर के अंदर। तो वाटर मेरा यहाँ पर क्या है बेटा, सोलवेंट है, और ये क्या है मेरा यहाँ पर सोल्यूट है। क्लियर है? तो जब होता क्या है कि जब NaCl के अंदर जब मैं वाटर के अंदर NaCl को डिसॉल्व करता हूँ, तो क्या इसके चार्जेस इसके अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो उस अट्रैक्शन के कारण क्या है, इसकी आयनिक बॉन्ड टूट जाता है ये, और ये आयन के अंदर डिसोशिएट हो जाता है। तो इसके एक आयन की तरफ इसके अपोजिट आयन एक सीट बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ कि ये तो मेरा क्या हो गया बेटा, NaCl का। क्लियर? किसका हो गया ये मेरा एक NaCl एग्जांपल लेके मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। ये ला लीजिए मेरा सोडियम आयन है, ये मेरा नेगेटिव आयन है। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर बेटा? ओके। और हम इसको किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। वाटर वाले को ये मेरा नेगेटिव पोर्शन हो गया और ये मेरे पॉजिटिव स्पीशीज हो गए, दोनों के दोनों।
क्लियर है। तो ये जैसे ही इसके अंदर ये डिसॉल्व होएगा तो क्या होएगा, ये आयनिक फॉर्म के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा। क्लियर है। किस प्रकार से, इस प्रकार से नेगेटिव अलग हो जाएगा और पॉजिटिव वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। क्लियर है। तो फिर क्या होगा, इस वाटर के इस नेगेटिव से अपोजिट चार्ज वाले, ठीक है, ये मेरी स्पीशीज कौन सी है बेटा, NaCl है, और ये वाली स्पीशीज मेरी कौन सी है, वाटर है बेटा। क्लियर है। तो इसके नेगेटिव वाले इसकी चारों तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले सॉरी, ऐसे। ये टैच है बेटा इसके साथ, अंडरस्टूड है ये बात। तो क्या हुआ, ये वाटर ने इसको चारों तरफ से घेर लिया, एक लेयर बना ली इसके ऊपर। क्लियर है। और यहां पर कौन से हो जाएंगे, नेगेटिव वाले आ जाएंगे। इसके चारों तरफ कौन से आएंगे, नेगेटिव वाले इसको चारों तरफ से घेर लेंगे। यानी कि जो NaCl का पॉजिटिव वाला पोर्शन था, क्लियर है, यानी कि पॉजिटिव जो आयन था उसके चारों तरफ वाटर के नेगेटिव आयन आ गए, उन्होंने लेयर बना ली। और यहाँ पर जो NaCl का नेगेटिव वाला आयन था उसके चारों तरफ क्या बना ले, पॉजिटिव वालों ने एक लेयर बना ली, ताकि ये फर्दर आपस में अटैच ना हो सके, तो अच्छे से इसके अंदर ये डिसॉल्व फॉर्म में रह सके। ऐसा हो गया बेसिकली बेटा। क्लियर है। तो ये फेनोमेना, ये मैकेनिज्म परफॉर्म हुआ एक्चुअली में जब हमने NaCl वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। अब ये NaCl इस वाटर के अंदर जाके टूटेगा या नहीं टूटेगा, वो तो बेटा अब इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहां पर अब बेसिकली देखिए, जब NaCl यहां पर डिसोशिएट होगा, क्लियर है, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी की नीड पड़ेगी। क्लियर है। क्या होएगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होएगी बेसिकली बेटा। उस रिक्वायरमेंट एनर्जी को हम यहाँ पर बोलेंगे कि वो क्या है, लैटिस एनर्जी। क्लियर है। क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी कह लीजिए, या फिर उसको लैटिस एंथैल्पी बोल लीजिएगा बेसिकली। और जब अब यहाँ पर क्या वाटर मॉलिक्यूल के चारों तरफ आ गए, तो हम कहेंगे कि जो NaCl के आयंस है वो हाइड्रेटेड हो गए। क्या हो गए, हाइड्रेटेड। और जब NaCl के आयंस, क्लियर है, जब मेरे NaCl के आयंस हाइड्रेटेड हुए तो उस टाइम पर एनर्जी रिलीज हुई। क्या हुई, उस टाइम पर एनर्जी रिलीज हुई। कब बेटा, जब मेरा पॉजिटिव NaCl का आयन और वाटर के जो आयन है वो आपस में इंटरेक्ट हुए, आपस में उनके बीच में इंटरेक्शन हुई, तो वहां पर एनर्जी रिलीज हुई। क्लियर है। या फिर ये कह लीजिए कि इसका आयन जब वाटर के साथ अटैच्ड हुआ तो वहां पर एनर्जी निकली, उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है। और जब ये डिसोशिएट होगा आयन की फॉर्म में तो उस टाइम पर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वैसे से टूटने वाला है नहीं ये NaCl अपने आप तो जा करके, तो कोई ना कोई एनर्जी लगी होगी तब टूटा है। जो एनर्जी चाहिए इसको डिसोशिएट करने के लिए वो एनर्जी कहलाएगी लैटिस एनर्जी। तो बेटा अब अगर इसको लैटिस एनर्जी मिलेगी तभी ये टूटेगा। क्लियर है, वरना नहीं टूट पाएगा। और वो एनर्जी जो इसको तोड़ने के लिए चाहिए वो आती है यहां से, हाइड्रेशन एनर्जी से ही। तो यानी कि NaCl वाटर के अंदर तब डिसॉल्व होएगा जब हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो ग्रेटर देन होगी लैटिस एनर्जी से, तभी डिसोसिएशन, तभी जो NaCl है वो डिसॉल्व हो सकता है उसके अंदर बेटा। क्लियर है। ये मेरा आयनिक कंपाउंड के केस का मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आयनिक कंपाउंड के लिए। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ तक आप लोगों को होप सो समझ में आ गया होगा। ये आयनिक केस में था। अगर मैं नॉन आयनिक केस को डिस्कस करूंगा, नॉन आयनिक कंपाउंड्स को, तो वहाँ पर तो बेसिकली बेटा इंट्रैक्शन ऑफ सोल्यूट सोलवेंट उनकी इंट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता हो बेसिकली। ठीक है, वो इतना ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी के ऊपर बेस्ड है वैसे तो बातें वो सारी की सारी। क्लियर है। क्योंकि उसका जो सोल्यूट का आयन होगा
वो अपने जैसे सोलवेंट के आयन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, उनके बीच में इंट्रैक्शन होएगी, तो इसके कारण से वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा बेसिकली। नॉन पोलर के केस में कह रहा हूँ मैं ये बात, यहाँ पर पोलर के केस की बात हो गई है। क्लियर है मेरी बात? तो ये तो हो गया मेरा कि नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, फर्स्ट फैक्टर जिसके ऊपर मेरी सोलिबिलिटी डिपेंड करेगी सॉलिड की लिक्विड के अंदर बेसिकली। क्लियर है? अब मैं दूसरा फैक्टर यहाँ पर इसका डिस्कस करता हूँ, जिसका नाम क्या है बेसिकली बेटा, टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सेकंड जो फैक्टर है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का भी कुछ इफेक्ट होता है सोलिबिलिटी के ऊपर, यानी कि टेम्परेचर के साथ साथ भी सोलिबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होएगी सॉलिड्स की। क्लियर है? विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर मेरी बात ये आती है कि अब कुछ एक सब्सटेंस ऐसे है जिनकी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे है जिनकी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और कुछ सब्सटेंस ऐसे है जिनकी सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी कि कुछ सब्सटेंस ऐसे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी सोलिबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, और कुछ सब्सटेंस ऐसे है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी सोलिबिलिटी क्या होएगी, डिक्रीज होएगी। क्या होएगी बेटा, डिक्रीज होएगी। और कुछ सब्सटेंसेस भी ऐसे भी हैं जिनकी सोलिबिलिटी चाहे टेम्परेचर इंक्रीज कर लो चाहे टेम्परेचर डिक्रीज कर लो, सोलिबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? तो थ्री टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस है, उनको वन बाय वन हम यहाँ पर आपको एलिब्रेट करते हैं। इफेक्ट ऑफ सोलिबिलिटी ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में करते हैं दोज हुज सोलिबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है? यानी कि दो सब्सटेंसेस हुज सोलिबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा होता क्यों है? तो अगर मैं पहले केस के अंदर बात करूं कि सोलिबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ सोलिबिलिटी का बढ़ना। अब एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है? कई सब्सटेंसेस है ऐसे, जैसे NaCl हो गया बेसिकली बेटा, KNO3 हो गया, पोटासियम नाइट्रेट हो गया, मेरा सोडियम नाइट्रेट हो गया NaNO3। क्लियर है? ये कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनकी सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। अगर मैं आपको ग्राफ के हेल्प से एक्सप्लेन करूँ बेटा, यहाँ पर मेरा आप लोग सोलिबिलिटी ले लीजिए। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर का फैक्टर ले लेते हैं। एक्स एक्सिस में टेम्परेचर ले लिया और वाई एक्सिस में मैंने क्या ले लिया, सोलिबिलिटी ले लिया। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपको KNO3 का एग्जांपल लेके बताऊँ, पोटासियम नाइट्रेट का, तो सोलिबिलिटी उसकी इंक्रीज होएगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। किसके लिए है ये? KNO3 के लिए। NaCl की भी इंक्रीज होएगी। क्लियर है? ये किसके लिए है? NaCl के लिए। कुछ एक की ज़्यादा इंक्रीज होएगी, कुछ एक की कम इंक्रीज होएगी। ये हो सकता है बेसिकली बात। ठीक है? तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ टेम्परेचर इतना है तो सोलिबिलिटी इतनी है। यहाँ पर जब टेम्परेचर यहाँ पहुँच गया तो सोलिबिलिटी यहाँ पहुँच गई बेटा। तो सोलिबिलिटी क्या हो रही है? टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन सब्सटेंसेस के अंदर जब बेसिकली क्या होता है, जब सोल्यूट सोलवेंट के साथ रिएक्शन करता है ना, तो वो रिएक्शन बेसिकली बेटा मेरी एंडोथर्मिक्स होती है। क्या होती है? एंडोथर्मिक, यानी कि हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है उनको होने के लिए। क्लियर है? तब जाके यहाँ पर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता होता है। क्लियर है? तो ये रिएक्शन कौन सी है मेरी? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है? और इस पे अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ थोड़ा सा याद हो, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो रिएक्शन मेरी क्या हो जाती है? डिक्रीज, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन मेरी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर, इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्ट फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में। क्यों बेटा? क्योंकि देखो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसको होने के लिए टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर देना पड़ता है। अगर पहले ही टेम्परेचर हम हाई कर देंगे, अगर हम हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो हीट रिक्वायरमेंट कम चाहिएगी, तो प्रोडक्ट मेरे क्या होगी? ज़्यादा बनेंगे बेसिकली बेटा। क्लियर है? मुझे हीट कम देनी पड़ेगी और प्रोडक्ट क्या बनेंगे मेरे? ज़्यादा बनेंगे उसके केस में। अब इसी बात को हम समझते हैं ली कैटलियर प्रिंसिपल की हेल्प से। क्लियर है? ली कैटलियर प्रिंसिपल कह लीजिए या ली चैटलियर प्रिंसिपल कह दीजिए।
एक ये साइंटिस्ट का नाम था बेटा, +1 के अंदर आता है बेसिकली ली कैटलियर प्रिंसिपल के बारे में। तो ली कैटलियर प्रिंसिपल क्या था? ली कैटलियर प्रिंसिपल ने ये कहा था कि जब भी कोई रिएक्शन होएगी तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, क्लियर है, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन उस तरफ हो जाएगा जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, क्लियर है। या फिर सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात यहाँ ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो जो इक्विलिब्रियम है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जहां पर क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, यानी कि हीट को चूस लिया जा रहा होगा, वो उसको सोख ले रहा होगा, क्लियर है। तो हीट जहां पर एब्जॉर्ब हो रही होगी उसी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर तो क्या हीट दी है मैंने, क्लियर है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई, ये हीट यहाँ पर यूटिलाइज हुई है, यानी कि यहाँ पर वो हीट ले ली गई, एब्जॉर्ब कर ली गई, क्लियर है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। ये बात कही थी ली कैटलियर ने, क्लियर है। तो यहाँ पर अब हीट एब्जॉर्ब कहाँ हो रही है, यहाँ पर हो रही है। जहां पर प्लस हीट लिख रखा है ना, वहां पर नहीं एब्जॉर्ब हो रही, जहां पर नहीं लिख रखा वहां पर एब्जॉर्ब हो रही है हीट, यहाँ पर नहीं लिख रखा हमने, तो यानी कि इस तरफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इक्विलिब्रियम जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा होएगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा होएगी तो सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी मेरी, क्लियर है। तो ये तो वो प्रोडक्ट्स हो गए जिनकी सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। अब हम पढ़ते हैं सोलिबिलिटी डिक्रीज, क्लियर है। सोलिबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ सोलिबिलिटी का डिक्रीज होना। तो ये केस होता है बेसिकली बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर। यहां पर मेरा सॉल्यूशन बन गया, यहां पर अब प्लस हीट इवॉल्व होगी, क्लियर है, क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी। अब यहां पर अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मेरी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मेरा बैकवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ली कैटलियर प्रिंसिपल की के अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं, ली कैटलियर ने क्या कहा था, अगर कोई रिएक्शन है, अगर उसके लिए टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अगर वो रिएक्शन अगर इंक्रीज टेम्परेचर के ऊपर की जाए, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए उस रिएक्शन का, तो जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। अब देखो कहां पर हीट एब्जॉर्ब हुई, यहाँ हीट लिख रखी है, तो इसका मतलब ये यहाँ थी पहले, यहाँ से निकल के गई है, तो यानी कि यहाँ पर वो एब्जॉर्ब हो रखी थी, क्लियर है। यहाँ ये इसने ले रखी थी वो हीट, इनके पास थी वो हीट, वही निकल के यहाँ पर गई है बेसिकली। तो क्लियर है ना मेरी बात, कि इनकी जो हीट है वो यहाँ पर निकल के गई है, तो इनके पास वो हीट एब्जॉर्ब थी, तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब्ड है, तो इक्विलिब्रियम अब पीछे की तरफ हो जाएगा। अगर पीछे की तरफ हो गया तो मेरे प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम हो जाएगी, प्रोडक्ट इनडायरेक्टली इसकी तरफ बनने स्टार्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट बन जाएंगे, क्लियर, यानी कि प्रोडक्ट की मात्रा मेरी कम रहेगी। अगर प्रोडक्ट कम है तो इसका मतलब सोल्युबिलिटी भी मेरी कम हो जाएगी बेसिकली, क्लियर है। सोल्युबिलिटी क्या है, उसके अंदर डिसॉल्व होना चाहिए, अगर डिसॉल्व नहीं होएगा क्योंकि वापस से सॉल्यूट यहाँ आता रहेगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। ये तो था अकॉर्डिंग टू ली कैटलियर। अगर मैं इस बात को थोड़ा और थ्योरेटिकली आपको समझाना चाहूँ या फिर प्रैक्टिकली आप लोग बताना चाहूँ तो सिंपल सी बात देखिए बेटा, ये रिएक्शन हुई क्यों है, प्रोडक्ट बनने के लिए, और अपनी हीट को उसने कम किया है, यानी कि उन्होंने अपनी एनर्जी को घटाया तब जाके उनसे प्रोडक्ट बना, क्लियर है। यानी कि उन्होंने अपनी एनर्जी को क्या किया बेटा, डिक्रीज किया, तब जाके प्रोडक्ट बना। और अगर मैं हायर एनर्जी के ऊपर रिएक्शन कर दूंगा, हाई एनर्जी के ऊपर रिएक्शन कर दूंगा, तो कैसे अपनी हीट को डिक्रीज कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे वो अपनी हीट को, क्लियर है। यानी कि अपनी हीट को वो निकाल ही नहीं पाएंगे, अपनी एनर्जी को वो डाउन कर ही नहीं पाएंगे। इनसे प्रोडक्ट बना कब, जब इन्होंने अपनी एनर्जी कम करी और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वापस से बढ़ जाएगी, वापस से अगर इनकी एनर्जी बढ़ गई तो ये अपनी कम ही नहीं कर पाएंगे, क्लियर है ना। ये फिर कम कैसे करेंगे, ये इतनी ज़्यादा भी कम नहीं कर पाएंगे, क्लियर है मेरी बात। यहाँ पर बेटा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इनकी क्या है, इनके पास वापस से टेम्परेचर आ गया, हीट आ गई, टेम्परेचर मतलब हीट बेसिकली, इनके पास हीट आ गई तो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे फिर। इन्होंने प्रोडक्ट तो बनाए थे अपनी हीट कम करके, आपने इनको और भी हीट दे दी, अगर और हीट दे दी इनको तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल कि वो प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो वापस से जो बने बनाए प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये वैसी ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, क्लियर है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ। इनका एग्जाम्पल है बेसिकली बेटा मेरे पास यहाँ पर जो बुक में दे रखा है वो यहाँ पर लिख रखा है बेसिकली बेटा, केस दे रखा है उसने
आपका सीरियम सल्फेट का, लिथियम कार्बोनेट का और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का। मैं यहाँ पर आपको सीरियम सल्फेट का केस दिखा देता हूँ। चाहो तो आप यहीं से देख सकते हो उस केस को कि एक सॉल्युबिलिटी थी, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। क्लियर है? ये मेरा केस है सीरियम सल्फेट के लिए। क्लियर है? किसके लिए है बेटा ये मेरा केस? सीरियम सल्फेट के लिए। और भी है, लिथियम कार्बोनेट हो गया, ओके। और उसके बाद आपका एग्जांपल इसने दे रखा है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म भी दे रखी है, Na2CO3.H2O मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो अब क्या है, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अभी इतना टेम्परेचर था तब सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ये थी, और जब टेम्परेचर यहाँ पहुँच गया तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू इतनी रहेगी, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई बेसिकली बेटा मेरी। क्लियर है? तो अब हम पढ़ते हैं ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में जिनकी सॉल्युबिलिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिनकी सॉल्युबिलिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता होता है बेसिकली। तो यानी कि द सब्सटेंसेस हुज सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली, यानी कि जिनकी सॉल्युबिलिटी ना इंक्रीज होती ना डिक्रीज होती बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ या टेम्परेचर घटाने के साथ साथ भी। तो जिनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ना डिक्रीज होती ना इंक्रीज होती। बेसिकली क्या होता है उनके अंदर, क्या है, सब्सटेंस जो है जब हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे तो सब्सटेंस जो है बेसिकली वो अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि जैसे कि कोई हाइड्रेटेड सब्सटेंस है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रेटेड सब्सटेंस, या कह लीजिए डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, किसका एग्जांपल दिया जाए आपको, बेसिकली Na2SO4 10H2 मॉलिक्यूल, ये एक सब्सटेंस है बेसिकली बेटा मेरा। क्लियर है? तो अगर मैं इसके लिए क्या करूं, अगर यहाँ पर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, क्लियर है, टेम्परेचर भी 32.4 डिग्री से अगर मैंने ज़्यादा कर दिया, क्लियर है, अबव 32.4 से अगर मैंने ज़्यादा कर दिया टेम्परेचर, तो मेरी बेसिकली सब्सटेंस है वो किसमें चेंज हो जाएगा, Na2SO4 के अंदर डिहाइड्रेटेड हो जाएगा सब्सटेंस मेरा। सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, सब्सटेंस डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। क्लियर है? और वापस से अगर मैं टेम्परेचर को वापस से बिलो करूंगा, इससे 32.4 से अगर बिलो करूंगा वापस, तो इसके पास ये 10 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगी। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा बेसिकली बेटा, यहाँ टेम्परेचर का रखूँ, यहाँ मैं अगर मैं सॉल्युबिलिटी को रखता हूँ, तो क्या है मेरा जो बेसिकली यहाँ पर अब सॉल्युबिलिटी है वो पहले तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊँगा इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन जैसे ही मेरा टेम्परेचर यहाँ पर 32.4 डिग्री में पहुँचेगा तो मेरी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सब्सटेंस अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर यहाँ पर सिंपली कन्वर्ट हो गया। सब्सटेंस को कुछ नहीं हुआ, सब्सटेंस वही है, बस अपनी एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म से दूसरी पॉलीमॉर्फिक में चेंज हो जाएगा। या फिर कह लीजिए कोई हाइड्रेटेड सब्सटेंस होगा वो थोड़ा लेस हाइड्रेटेड हो जाएगा, या फिर कोई हाइड्रेटेड सब्सटेंस डिहाइड्रेट भी हो सकता है। हाइड्रेटेड का मतलब वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे, डिहाइड्रेट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल उसके सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रेटेड था, 10 मॉलिक्यूल अटैच थे, यहाँ पर क्या एक भी मॉलिक्यूल नहीं है इसके पास वाटर का, तो क्या है ये डिहाइड्रेटेड है, ये हाइड्रेटेड है। तो जैसे ही मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाता गया तो एक बार तो मेरी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई, लेकिन 32.4 डिग्री के बाद अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरी सॉल्युबिलिटी क्या होती गई, डिक्रीज होती गई। क्लियर है? तो वो कह रहा है कि ग्राफ, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनके लिए ग्राफ टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ नहीं आता, डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ आता है बेसिकली बेटा मेरा। क्लियर है? तो ये था मेरा यहाँ पर आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन ए लिक्विड। टेम्परेचर का फर्क मैंने टेम्परेचर का इफेक्ट बता दिया, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर का इफेक्ट बता दिया। प्रेशर का इसके ऊपर एज इट इज कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड हमने पढ़े हुए हैं, फर्स्ट यूनिट के अंदर ही पढ़ाया था, दे आर लेस कंप्रेसिबल। क्लियर है? यानी कि प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते, सॉलिड भी हो चाहे लिक्विड भी हो। तो यहाँ पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता इसके ऊपर जब सॉलिड एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया गया है। क्लियर है? तो ये था हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।